मनरेगा को क्रियान्वित भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत किया गया है? अभी हिमाचल प्रदेश में एक विलुप्त प्रजाति को भी देखा गया है जो विलुप्त हो चुकी है। वो कौन सी प्रजाति है? राजस्थान में ऐसी 2 योजनाओं के नाम बताइए मुझे जिनमें बेटी शब्द का प्रयोग हो रहा हो। मैं कमिंग सर। आइए। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। बिना अपना नाम बताए बोर्ड मेंबर्स को परिचय दीजिए अपना। मैं नागौर ज़िले से हूँ। मैंने स्कूली शिक्षा अपने गांव से की है। 12th साइंस में करने के बाद में मैंने ग्रेजुएशन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से की है। उसके बाद में 2021 में मैंने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की। वर्तमान में मैं आरएस के लिए यह दूसरा अटेम्प्ट है और मुख्य परीक्षा की भी वर्तमान में तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। 2020 में आपने ग्रेजुएशन किया। जी सर। 5 साल से आप केवल तैयारी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि तैयारी कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई? हाँ सर, तैयारी ऐसे वर्षों में देखे तो ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन 2023 से मैं मुख्य आरएस 2023 की ही तैयारी कर रहा हूँ। तो तैयारी में कहीं कोई कमी लग रही है आपको? सर स्टार्टिंग में जब 2021 में मैंने दिया था अटेम्प्ट, तो उस समय शुरुआती तैयारी थी, तो उसमें हुआ नहीं। लेकिन 2023 से मैं जो अभी वर्तमान में तैयारी कर रहा हूँ उसमें मुझे सुधार लग रहा है। अच्छा, ठीक है। आप नागौर से हैं? जी सर। नागौर का प्राचीन नाम क्या है? आई छत्रपुर। क्यों रखा गया आई छत्रपुर नाम? सर आई छत्रपुर महाभारत काल के समय से ऐसी प्रथा थी, ऐसी मान्यता है कि अर्जुन ने इसको जीत कर अपने गुरु द्रोणाचार्य को दान में दिया था। वहाँ पर कोई छत्रपुर किला भी है? जी सर, नागौर का किला है। किसने करवाया उसका निर्माण? सर नागवंशीय राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। राजा का नाम बता सकते हैं आप? जी, सर ऐसे तो चौहान वंश के जो सेनापति थे उन्होंने सॉरी सर, माफ़ करना, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है। नागौर में बहुत फेमस नागौर दरबार के नाम से जाना जाता है। जी सर। क्या है ये नागौर दरबार? सर 1570 में अकबर ने मारवाड़ के राजाओं जो राजपूताना के राजा थे उनको अपने पक्ष में करने के लिए और अकाल राहत कार्य के लिए नागौर दरबार का आयोजन किया था, जिसमें मारवाड़ और जो बाकी रियासतें थी उन्होंने वहाँ पे भाग लिया था। वर्तमान में नागौर भारत में किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है? सर नागौर अगर देखें तो पान मेथी के लिए फेमस है। इसका अतिरिक्त टंगस्टन नगरी भी है। वर्तमान में लिथियम भंडार मिला है। इसका अतिरिक्त नागौरी जो नस्ल के बैल होते हैं उनके लिए नागौर प्रसिद्ध है। नागौर में कोई पशु मेला जो राजस्थानी स्तर का लग रहा हो? सर एक तो पहले लगता था, जो अभी वर्तमान में डीडोना कुचामन में है, तेजा जी के नाम से परवतसर में पशु मेला। इसके अतिरिक्त रामदेव पशु मेला जो नागौर में लगता है, और एक मेड़ता में लगता है, बलदेवराम मिर्धा पशु मेला। अच्छा। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत नागौर से मानी जाती है। जी सर। उसके बावजूद पंचायती राज को लेकर अभी भी नागौर सशक्त नहीं बन पाया। आप किन कमियों को उनके पीछे देखते हैं? सर इसके पीछे एक कारण राजनीति की जो प्रतिद्वंद्विता रही है वो है। इसके अतिरिक्त जो शिक्षा का स्तर है वो नागौर में बाकी जिलों की तुलना में कम है। और तीसरा है कि वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है, जिसकी वजह से उन्होंने अदर जो एक्टिविटीज़ थी उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से पंचायती राज में कम विकास हुआ है। क्या क्या कमियां देखते हैं पंचायती राज में? सर एक तो भ्रष्टाचार की कमी है ही है मुख्यतः। इसके अतिरिक्त जो महिलाएं प्रतिनिधि है उनकी संख्या बहुत कम है, अगर अदर डिस्ट्रिक्ट से अदर जो राज्य है उनकी तुलना में देखें तो। और इसके अतिरिक्त जो एक पारदर्शिता है वो नहीं है। जो तकनीकी पहुंच है वहाँ तक जो आम जनता है उनकी पहुंच नहीं हुई है। राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज के कल्याण को लेकर संचालित कोई 2 योजनाएं आप बता सकते हैं? एक तो मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत योजना। इसके अतिरिक्त एक योजना है महात्मा गांधी के नाम से, महात्मा गांधी मनरेगा योजना, जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम योजना है वो। सर अभी इतनी याद आ रही है। मनरेगा को क्रियान्वित भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत किया गया है? सर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद में किया गया है? सर आर्टिकल 46, सॉरी सर 43। 43। माफ़ करना, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी परमिशन हो तो मैं। ठीक है, बताइए। सर आर्टिकल 41। 41 में। जी सर। ठीक है। जी सर। मनीष गहलोत जी,
आप स्नातक हैं विज्ञान से? जी सर। विषय क्या है आपके? सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री। अभी आपने टंगस्टन और लिथियम का नाम लिया था। जी सर। ये क्या है? सर टंगस्टन और लिथियम दोनों ही धातुएं हैं। जो टंगस्टन है वो जिसका क्वथनांक उच्च होता है, जो वैद्युत जो उपकरण है उच्च होता उनमें है कि उच्चतम होता है? उच्चतम होता है। जो वैद्युत उपकरण है उनमें इसका उपयोग किया जाता है। और जैसे? जैसे बल्ब बनाने में, फिलामेंट में इसका उपयोग होता है। और लिथियम में उसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, सेमीकंडक्टर चिप में और एवियनिक्स में, डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में इनमें इनका उपयोग होता है। सेमीकंडक्टर चिप में लिथियम का उपयोग होता है? तो सेमीकंडक्टर चिप की जो सेमीकंडक्टर चिप होती है वो मुख्यतः तो सिलिकॉन और उनसे बनी होती है, लेकिन जो अदर जो पार्ट्स होते हैं उसमें लिथियम का कहीं ना कहीं उपयोग होता है। भारत सरकार ने अभी एक अभियान शुरू किया है अंतरिक्ष के लिए, कुछ कंपनियों के साथ मिलकर के, एक्सियोन 4 मिशन के नाम से। जी सर। उसमें कौन कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी शामिल है, किन किन देश की? माफ़ करना सर, इसके बारे में मुझे पता नहीं। अतिचालक किसे कहेंगे? सर अतिचालक होते हैं जो परम शून्य ताप पर भी चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो परम शून्य ताप पे अतिचालकता को प्रदर्शित करके हमें उसका क्या लाभ मिलेगा? सर क्योंकि उसका पृथ्वी पर तो परम शून्य ताप तो कहीं मिल नहीं रहा है। जी सर। सर उसका प्रयोग हम अंतरिक्ष जो यान होते हैं उनमें भी कर सकते हैं। जैसे क्रायोजेनिक इंजन्स वगैरह होते हैं, वो परम शून्य ताप के लगभग ही तकनीक पे काम करते हैं। आर यू श्योर? नो क्रायोजेनिक इंजन क्या है? सर क्रायोजेनिक इंजन का होता है, क्रायो का मतलब होता है एकदम ठंडा, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, जिनको द्रवित अवस्था में काम में लिया जाता है। जो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेके और ईंधन के रूप में परमाणु उत्पन्न करते हैं। तो हम हाइड्रोजन का ही उपयोग क्यों करते हैं उसमें? हम किसी और ईंधन का भी तो उपयोग कर सकते हैं जो पहले से ही द्रव अवस्था में हो। सर हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ है और प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हमें ज्वलनशील पदार्थ की क्यों आवश्यकता पड़ती है? वहाँ तो ज्वलनशीलता कोई मतलब नहीं होता। तो चूंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके एक तो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसके साथ में भी जलवाष्प होती है जो पर्यावरण प्रदूषण नहीं करती है, इसके लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग हम कहाँ करेंगे? पृथ्वी पर करेंगे कि अंतरिक्ष में करेंगे? अंतरिक्ष तो प्रेक्षण अंतरिक्ष में तो यान। कहीं प्रदूषण की कोई संभावना ही नहीं है। तो चूंकि ग्लोबल वार्मिंग में भी कहीं ना कहीं प्रदूषण होता है, अगर हम रॉकेट मिशन करते हैं तो उससे पर्णोद की वजह से उच्च तापमान निकलता है, जो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जवाबदेह है। इसके अतिरिक्त चूंकि हम प्रक्षेपण यान करते हैं तो उनमें ईंधन का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका भार बढ़ जाता है। अगर क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करेंगे तो एक तो ऑक्सीजन हमें वातावरण से मिल जाएगी, जिसकी वजह से जो भार है रॉकेट का वो कम होगा। तो क्या क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किसी भी रॉकेट में आरंभिक अवस्था में होता है या अंतिम अवस्था में? अंतिम अवस्था में होता है। तो अंतिम अवस्था तो अंतरिक्ष में पहुंच चुकी होती है। जी सर। आरंभिक अवस्था तो पृथ्वी पर है, तो उसका क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग तो वहाँ हो ही नहीं रहा है, तो पर्यावरण प्रदूषण वहाँ कैसे हो गया? सॉरी सर, इसके बारे में मैं ध्यान दूंगा। सेमी क्रायोजेनिक इंजन ये क्या होते हैं? सर इसमें अगर आपकी अनुमति हो तो गेस कर हाँ। सकते हैं। सर इसमें केरोसिन का यूज किया जाता है ईंधन के रूप में। बिल्कुल ठीक। और ऑक्सीकारक के रूप में? सर ऑक्सीजन। तो वो किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में। अभी हिमाचल प्रदेश में एक विलुप्त प्रजाति को भी देखा गया है जो विलुप्त हो चुकी है। वो कौन सी प्रजाति है? माफ़ करना सर, इसके बारे में पता नहीं। चलिए ठीक है सर। मनीष जी, अभी गोडाउन चर्चा में है, जी सर। क्यों है? सर गोडाउन एक विलुप्तप्राय प्रजाति है जो वर्तमान में राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे थार के मरुस्थल में पाई जाती है। इसकी विलुप्तता का कारण है कि वहाँ की जो हाई टेंशन लाइन्स है जिसकी वजह से उनकी चपेट में आ जाती है। इसके अतिरिक्त मानवीय गतिविधियाँ बढ़ी है और जो कि ये एक ज़मीन पे अंडे देती है, जिसकी वजह से जो अन्य प्रजातियाँ उनके द्वारा भी इनको नुकसान पहुँचाया जा तो रहा है। इसके संरक्षण के लिए अभी एक सेंटर संचालित किया जा रहा है, कौन सा सेंटर है, कहाँ है? सर एक तो रामदेवरा में है, एक सोरसेन 12 में भी है। इसके अतिरिक्त जो अजमेर सौखलिया है वहाँ पर भी संचालित किए जा रहे हैं। क्या किया जाता है वहाँ पर? तो वहाँ पे इनको इनको कृत्रिम रूप से गर्भाधान करके वहाँ पे प्रिजर्व किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है। आपकी अभिरुचि है साइकिलिंग। जी सर। साइकिलिंग से होने वाले कोई 2 लाभ और 2 हानियाँ बता दीजिए मुझे। सर एक तो कि ये शारीरिक रूप से फिट रखता है,
इसके अतिरिक्त मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में क्या अंतर है? तो शारीरिक स्वास्थ्य हमारी फिजिकल जो बॉडी होती है उससे संबंधित है, हमारे रक्त संचरण से है, हमारी जो मांसपेशियां हैं उनसे है, जबकि मानसिक स्वास्थ्य हमारी एकाग्रता ध्यान इससे है। अच्छा, और दूसरा लाभ? सर और कोई लाभ? सर इसके अतिरिक्त एक बैलेंस बनाने में, ताकि हम एक और हानि? सर हानि अगर तेज साइकिलिंग करे या फिर सावधानी नहीं रखे तो दुर्घटना का भी एक खतरा रहता है। अच्छा जी, नागौरी पान मेथी की बात आपने की सर से वार्ता के दौरान। जी सर। वहाँ पर एक बड़ी समस्या ये है कि किसान को तो उसका प्राइस मिलता है 100-200 रुपये, जी सर। और उसी प्रोडक्ट को कंपनियां 1500 रुपये पर केजी तक बेचती हैं। जी सर। किसान को आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है, हालांकि वो उत्पादन करता है। अगर मैं आपको जिम्मेदारी दूं तो आप क्या उपाय करेंगे कि किसान आर्थिक रूप से संबल प्राप्त करे? सर इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि किसान से तो कम दाम पे ली जाती है, लेकिन जो मसाला कंपनियां हैं वो ये तो मैंने बताया आपको। इसका एक उपाय क्या है वो बताइए। उपाय ये हो सकता है कि जो उद्यम है उनको प्रोत्साहन दिया जाए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स नियर बाई क्षेत्र में लगाए जाए, ताकि एक तो उपभोक्ताओं को कम दाम पे वो चीज़ पान मेथी जो भी है वो कम दाम पे मिलेगी। इसके अतिरिक्त किसानों को भी एक उचित लाभ मिलेगा इसका। और उद्यम के अलावा तकनीक का यूज हम इसमें कर कौन सकते सी हैं। तकनीक का यूज़ करेंगे आप? सर इसमें हम एक बीडिंग की जो प्रणाली होती है, यानी कि बोली लगा, जैसे इलायची की बोली लगाई जाती है केरल में, वैसे इसी प्रकार से पान मेथी की भी एक बोली लगाने की आपको ये प्रक्रिया। नहीं लगता कि बीडिंग प्रणाली से आड़तीये जो होंगे वो किसानों को लाभ सर अगर प्राप्त नहीं करने देंगे? इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का यूज किया जाए इसमें, आईटी का, तो वो खुद अपनी जो फसल है उसका दाम खुद निर्धारित कर सकते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और उनको एक उचित लाभ भी मिल पाएगा। ठीक है। राजस्थान में ऐसी 2 योजनाओं के नाम बताइए मुझे जिनमें बेटी शब्द का प्रयोग हो रहा हो, वर्तमान में संचालित ऐसी कोई 2 योजना है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो में तो लाडो आ रहा है, बेटी कहाँ आ रहा है? माफ करना सर, अभी याद नहीं कर पा याद नहीं कर पा रहे। आप अपने क्षेत्र की, आप नागौर में कहाँ से हैं? सर डेगाना। डेगाना की क्या बुनियादी समस्या आपको नजर आती है? सर एक तो पेयजल, सिंचाई जल, इसके अतिरिक्त उद्योगों की कमी। तो इसका पेयजल का निवारण किस प्रकार समस्या का? सर पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता है, इसका इलाज आरओ प्लांट से किया जा सकता है, और जो वर्षा जल संरक्षण की जो प्राचीन तकनीकें हैं और इसके साथ जो नवीन जो सरकार की योजनाएं हैं उनका हम इसमें प्रयोग कर सकते वर्षा हैं। जल की प्राचीन तकनीक कौन सी है संरक्षण की? इसमें तालाब, कुएं, बावड़ी इत्यादि जो भी खड़ीन है उनका उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, कौन सी योजना चल रही जल स्वावलंबन योजना, उसका इसमें क्या आपको इंदिरा गांधी नहर पेयजल के तहत इस क्षेत्र में पानी प्राप्त नहीं हो रहा है पीने? सर इंदिरा गांधी पेयजल योजना के तहत पानी मिल रहा है, लेकिन वो पानी की सप्लाई महीने में एक बार, और वो भी कुछ समय के लिए होती है, जिसकी वजह से जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती है। ये क्या मतलब ऐसा क्यों है कि महीने में केवल एक बार ही पेयजल उससे प्राप्त होता है? सर इसमें कहीं ना कहीं लीकेज की प्रॉब्लम भी है, और जो सप्लाई हो रही है वो भी एक सुनिश्चित नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो। सर से वार्ता के दौरान आपने कहा कि पंचायती राज जो है वो नागौर में उतना ज़्यादा सफल नहीं हुआ, उसके पीछे एक कारण आपने बताया कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं है। जी सर। लेकिन नागौर में तो 15 प्रधान में से 7 महिला प्रधान है सर, अगर महिलाओं की भागीदारी तो है। लेकिन सर जो प्रधान पद, जो सरपंच पति प्रधान पति की अवधारणा है वो कहीं ना कहीं उसमें हावी है। महिलाएं एक प्रतिभा, एक प्रतिनिधि के तौर पे तो है, लेकिन कामकाज के तौर पे वो नहीं है, उसमें उनके पति की कहीं ना कहीं भूमिका। इसका मतलब तो प्रशासन का फेल्योर है ये कि महिला प्रधान होते हुए भी उसका पति वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा है। जी क्या सर। प्रशासन की कमी मानते हैं इसमें? सर प्रशासन की कमी नहीं है, क्योंकि जब मीटिंग्स होती है तब तो महिला प्रतिनिधि होती है, लेकिन जब फील्ड में जब जमीनी स्तर पे कार्य करती है तो वो महिला प्रतिनिधि ना होकर उनके जो पति होते हैं वो होते हैं। उसको, इस समस्या को किस प्रकार दूर किया जा सकता है ताकि महिला ही नेतृत्व करे? सर इस समस्या का समाधान अगर कानून का अच्छे से क्रियान्वयन हो और सरकार कुछ सख्त कदम उठाए, जैसे अगर प्रधान पति अगर कार्यवाही में भाग लेता है तो जो महिला प्रतिनिधि है उनकी जो सदस्यता जो जिस पद पे है वो निरस्त कर दिया जाए। ऐसी आप कोई भी अपने 2 नकारात्मक पक्ष मुझे बता दीजिए। सर ऐसे अगर देखें तो नकारात्मक पक्ष मुझे नहीं लगते हैं, लेकिन कुछ है जिनमें मतलब सुधार। परफेक्ट? हाँ, सर परफेक्ट तो नहीं हो, लेकिन हाँ कुछ कमियां हैं जिनमें सुधार किया जा सकता है। जैसे
जैसे सर अभी मैं तकनीकी जो शिक्षा है उसमें बहुत पीछे हूँ, तो मैं उसमें सुधार कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त कुछ लोकल लैंग्वेज है वो मुझे नहीं आती, तो मैं उनमें सीखने की कोशिश कर सकता हूँ। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि आपने जो अभी चश्मा लगा रखा है, जी सर। कौन सा लेंस है इसमें? सर अवतल लेंस है। किस दृष्टि दोष के निवारण हेतु? सर ये निकट दृष्टि दोष के लिए होता है। और जरा दृष्टि दोष के लिए निवारण हेतु कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? जरा दृष्टि दोष के डाईफोकल लेंस होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। सर, अभी वर्तमान में भारतीय विदेश नीति के समक्ष आप प्रमुख चुनौतियां कौन सी देख रहे हैं? सर इसमें अलग अलग क्षेत्रों से देखें तो जिसमें अगर व्यापार के क्षेत्र में देखें तो हम चीन से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। सैन्य क्षेत्र में चाइना तो है ही है, इसके अतिरिक्त वर्तमान में पड़ोसी देश है, उनके साथ में भी प्रतिस्पर्धा और आंतरिक जो संबंध है वो कमज़ोर हुए हैं। और रणनीतिक तौर पे देखें तो भारत अभी एक असमंजस की स्थिति, एक दबाव की स्थिति में भी, क्योंकि चाइना का आकर्षण, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक गठबंधन, इसके अतिरिक्त अमेरिका का जो व्यापारिक जो ट्रेड वॉर है उसकी वजह से भी व्यापार के क्षेत्र में हम कमज़ोर हैं। और अदर जो साउथ नेशंस हैं जिन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है, उसके साथ में हमारे संबंध सकारात्मक हैं। अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अप्रैल में किन किन देशों की यात्रा की गई? माफ़ करना सर इसके बारे में। ठीक है। बांग्लादेश में गृह युद्ध के पीछे क्या कारण है? सर बांग्लादेश में गृह युद्ध के पीछे एक तो विदेशी फंडिंग मानी जा रही है, इसके अतिरिक्त एक जो वहाँ के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे शेख हसीना, उन पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप, उनकी जो प्रशासनिक जो नीतियाँ हैं उनको भी जिम्मेदार माना जा रहा है। सार्क क्या है? तो सार्क साउथ एशियन जो नेशंस है, साउथ एशियन रीजनल काउंसिल वो है। इसमें पाकिस्तान, भारत, चाइना और कुछ अदर नेशंस हैं। टोटल कितने कंट्री है? माफ़ करना सर इसके बारे में याद नहीं आ रहा है। क्या सार्क की वर्तमान में प्रासंगिकता है? सर वर्तमान में पाकिस्तान के अपने नकारात्मक रवैये की वजह से सार्क की प्रासंगिकता में कमजोरी आई है। ठीक है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भागीदारी करते हैं? सर राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। अभी पद्म पुरस्कारों का वितरण हुआ है। राजस्थान में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सॉरी सर इसके बारे में मुझे पता नहीं है। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सॉरी सर। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया हो हाल ही में? माफ़ करना सर। ठीक है। राजस्थान सरकार के द्वारा वंचित वर्गों के कल्याण को लेकर कोई प्रमुख 4 योजनाएं बताइए। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, वंचित वर्गों के कल्याण को लेकर। सर एक तो है महाराणा प्रताप जो गाड़िया लोहा के लिए आवास योजना, डॉक्टर सविताबेन अनुसूचित जनजाति अंतर्जातीय विवाह योजना। माफ़ करना सर अभी याद नहीं आ रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आइए मनीष जी। कैसा लगा आपको साक्षात्कार देकर? सर स्टार्टिंग में ये थोड़ा जो इंट्रो बताना था वहाँ पे बैलेंस बिगड़ा, उसके बाद में तो चीज़ें काफ़ी कुछ ऐसे प्रेस्टाइज हो गया, फिर कंट्रोल में ही हुआ। तो आत्मविश्वास की कमी क्यों लग रही है? सर वो इंट्रो जैसे ही वो बिगड़ा ना, उसके बाद मैं फिर वापस ट्रैक पे नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, एकदम आत्मविश्वास रखिए। और आपने 5 साल तैयारी की है तो जो आ रहा है अच्छा आ रहा है ना? ये नहीं कि एकदम से आपका आत्मविश्वास डाउन हो गया, आपके हाथ हिलने लगे, भाव भंगिमा हिलने लगी, नर्वस सा फील होने लगा और उसका असर बाकी प्रश्नों पर भी पड़ने लगा। जी सर। है ना? तो थोड़ा सा एक तो करंट अफेयर्स वगैरह को तैयार कीजिए आप। जी सर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में थोड़े से करंट के बारे में जानकारी करिए। मैंने आपसे राजस्थान सरकार की कोई 4 योजनाएं पूछी जो वंचित वर्गों के कल्याण को लेकर है, आप उसका जानकारी नहीं बताए। हो सकता है आप प्रेशर में रहे हो, लेकिन ये जो कुछ करंट की घटनाएं हैं उन्हें आप थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। जी सर। अभी आपकी डेट तो आई नहीं इंटरव्यू की? सर आ गई। आ गई? कब है आपका इंटरव्यू? 2 मई को है। 2 मई को है, तो अभी तो है अपने पास, तब भी पर्याप्त सर समय। वो अभी वो ग्रेजुएशन वाले कुछ सब्जेक्ट्स है तो वो कर रहा था, तो करंट के कुछ इशू ऐसे न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा हूँ, बाकी
अदर के कुछ टॉपिक हो अच्छा नहीं ना, रहे हैं तो 3-4 महीने किधर जो कुछ करंट की घटना हाँ। हो, जैसे पीएम की यात्रा है, कोई ऐसे देशों के संबंध में कोई बायलैटरल टॉक्स वगैरह हुए हों, कुछ इकोनॉमिक क्षेत्र में हुआ हो, राजस्थान सरकार की जो कुछ मेजर पॉलिसीज हैं, इनकी जानकारी होनी चाहिए। और थोड़ा सा एकदम आत्मविश्वास लगना चाहिए, है ना, बातों में और शरीर की भावभंगिमा में लगना चाहिए। बाकी ठीक है ना। आप कुछ जानना चाहते हो हम सबसे? सर एक तो वो स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाए तो फिर वापस जो कंट्रोल में है वो थोड़ा मुश्किल हो रहा तो है, तो फिर उसको आपको ही कैसे करना पड़ेगा। थोड़ा सा एकदम आइए और उसके बाद सहज हो जाइए। कोई बात नहीं, एक आध प्रश्न गलत भी हो गया, सॉरी बोलकर फिर एकदम कहिए कि नहीं, जो मुझे आ रहा है वो ठीक आ रहा है। एकदम अपने आंसर में आत्मविश्वास लाइए, है ना। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। और सर क्योंकि मैथ्स में कितना पढ़ना है वो समझ नहीं आ रहा है अभी। इसमें मैथ्स क्योंकि पीसीएम कर रखी है और अदर। मैथ्स देखिए, यहाँ पर नॉलेज का परीक्षण नहीं है अब आपका। जी सर। तो वो अगर मान लीजिए 1-2 प्रश्न पूछे मैथ्स और आपने जवाब नहीं दिया, तो फिर वो दूसरे पोर्शन की तरफ चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सारे पोर्शन मैथ्स पर ही हो। तो जो ठीक है वो है। अब तो जो आप फोकस कीजिए इन 10 दिनों में, करंट अफेयर्स, स्पेशली राजस्थान सरकार की जो भी करंट की योजनाएं हैं, उनको लेकर थोड़ा अच्छे से तैयार कीजिएगा। मैथ्स वगैरह को लेकर जो आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप सॉरी कह के निकल सकते हैं, है ना। सर और सर ऐसा बार बार कंटिन्यू सॉरी बोल रहे हैं तो उससे कंटिन्यू तो आपने अभी डिपेंड करता है कि सवाल का नेचर क्या है। अगर आपको आ रहा है तो आप तो सॉरी बोलेंगे नहीं, नहीं आ रहा है तो आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। जी ये सर। डिपेंड करता है आपको जो सवाल पूछा गया उसका कंटेंट ज्ञात है कि नहीं है। कंटेंट है तब तो सॉरी बोलने की कोई आवश्यकता है नहीं, और नहीं है तो सॉरी बोलना ही है ना। तो थोड़ा सा बस कॉन्फिडेंस रखिए। हम सबको क्या कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी लगी आपके आंसर, है ना। तो वो स्टार्टिंग में जैसे वो इंट्रो थोड़ा सा और जैसे आप बात कर रहे थे ना, तो हाथ तो हिल थोड़ा सा लेते हैं। एकदम वो उसी का ही असर है। ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट। अभी सब है आपके पास, है ना, इसी तरीके। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।